नमस्कार दोस्तों, आज है 29 जनवरी 2025 और आज की वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बन रही है। और देखिए, आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज मौनी अमावस्या भी है, तो आप सभी लोगों को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज बहुत सारे लोग कुंभ में होंगे, मैं भी कुंभ में ही हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैंने समय निकाल लिया है। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश का 7वीं बार राष्ट्रपति चुना गया। तो देखिए, जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, ये जो है 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। बहुत बड़ी बात है, 7वीं बार किसी देश का राष्ट्रपति चुनना, मतलब लगातार। देखिए, बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपना 7वां कार्यकाल हासिल कर लिया है, जिससे उनका 30 साल का अधिनायकवादी शासन और बढ़ गया है। और 26 जनवरी 2025 को हुए चुनाव में लुकाशेंको ने लगभग 87% वोट हासिल किए राष्ट्रपति चुनाव में, जिससे घरेलू विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करार दिया। तो खैर, ये अलग चीज़ है, लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है बेलारूस के 7वीं बार राष्ट्रपति चुने गए, याद रखिएगा। बेलारूस की बात करें तो इसकी कैपिटल है मिन्स्क और करेंसी है बेलारूसियन रूबल। बेलारूस की ऑफिशियल लैंग्वेज बेलारूसियन है और रशियन है। यहाँ पर की टोटल जनसंख्या 91.8 लाख है, यानी कि 1 करोड़ भी जनसंख्या नहीं यहाँ की है। उससे ज़्यादा तो 3 करोड़ हमारे कुंभ में आए हुए हैं। दूसरा प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती किस तिथि को मनाई गई। तो देखिए, लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती 28 जनवरी 2025 को मनाई गई। देखिए, लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब क्षेत्र के दूधी के गांव, जिसको अब मेगा जिला पंजाब कहा जाता है, यहाँ पर हुआ था। देखिए, इनको पंजाब केसरी कहा जाता था, यानी कि पंजाब का शेर नाम से इनको प्रसिद्ध किया गया था, इनको उपाधि दी गई थी। और देखिए, लाला लाजपत राय जो है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर नेता, राजनीतिक समाज सुधारक और पत्रकार थे। तो लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी कहा जाता था, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, तो वो व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। 28 जनवरी 2025 को हमने इनकी 160वीं जयंती मनाई। तीसरा है कि हाल ही में किसे इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक बनाया गया है एम मोहन को। देखिए, 25 जनवरी 2025 को एम मोहन को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इन्होंने इस पद पर डॉक्टर वी नारायणन का स्थान लिया। देखिए, डॉक्टर वी नारायणन के बारे में अगले प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा, इनको अब किस पद पर नियुक्त किया गया है। फिलहाल इसरो की बात करेंगे तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न हमारा, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए, इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है। देखिए, अंतरिक्ष विभाग ने 7 जनवरी 2025 को डॉक्टर नारायणन को की नियुक्ति इसरो के अध्यक्ष के रूप में की थी और 14 जनवरी 2025 को इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया। याद रखेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर वी नारायणन। पांचवा, केंद्रीय बजट 2025-26 किस तिथि को पेश होगा। तो देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 1 मार्च को पेश होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिसमें केंद्र सरकार के व्यय, राजस्व और कर प्रस्तावों को शामिल किया जाएगा। तो 1 फरवरी को जब बजट पेश हो जाएगा, मैं आपको बजट का एक पूरा वीडियो दे दूंगा, पूरे डाटा उसमें आपको मिल जाएंगे। छठवां, कि हाल ही में आरबीआई ने किस या किन बैंकों पर जुर्माना लगाया। तो देखिए, आरबीआई ने जनवरी 2025 में केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इन तीनों पर जुर्माना लगाया। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर बैंक पर विभिन्न नियामक अनुपालन में खामियों के कारण मौद्रिक दंड लगाए हैं और ये जुर्माने आरबीआई के बैंकिंग क्षेत्र में नियामक अनुपालन को लागू करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भविष्य निवेश पहल के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए, भविष्य निवेश पहल के 8वें संस्करण का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया, जहाँ पर भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने
इस 8वें भविष्य निवेश पहल में भाग लिया। देखिए, जो भविष्य निवेश पहल है, ये परिषद राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक निवेश स्तंभों के में सहयोग की देखरेख करती है। और 8वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई छात्र आपके यहाँ पढ़ाई करना चाहता है तो उसी के लिए योजना है। योजना क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। देखिए, जितने भी मेधावी छात्र हैं इनको गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता सरकार प्रदान करेगी इस पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत। और जिन छात्रों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है, वे 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सबवेंशन के पात्र हैं, जिनमें कोई संपार्श्विक या गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। और अगला प्रश्न हमारा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है उत्तराखंड ने पूरे राज्य में। और ये पहला राज्य बन गया है जिसने पूरे राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक कानून बना दिया। यानी कि हिंदू अगर एक शादी कर सकता है तो मुसलमान भी केवल एक ही शादी कर पाएगा, ईसाई भी एक ही शादी कर पाएगा, सिख भी एक ही शादी कर पाएगा। यानी कि सबके लिए समान कानून बन गया है। अब कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो है अपनी बीवी को तलाक 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 बोलकर 3 तलाक देकर उसको तलाक नहीं दे पाएगा। कि उसके लिए अब जो सामान्य प्रक्रिया हिंदुओं के लिए मुसलमानों के लिए भी वही होगी, सिखों, ईसाइयों और सभी धर्मों के लिए वही होंगी। तो सबके लिए एक कानून बन गया है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है उत्तराखंड में। 27 जनवरी 2025 को ये डेट जरूर याद रखिएगा, डेट पूछा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून स्थापित करना और धार्मिक आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मैं भी जा रहा हूँ कुंभ मेले में स्नान करने। आप भी थोड़ा सा घर पे स्नान कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।